बेसिकली ये जो डील का कॉन्सेप्ट है ये किसी भी पॉलिटिशियन को अरूज पे भी ले आ सकता है और जवाल की अथाह गहराइयों में भी गिरा सकता है। भुट्टो साहब तमाम तर करदा ना करदा गुनाहों के बावजूद, सियासी गुनाहों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी बहुत सी मिसमैनेजमेंट्स की, उन्होंने भी बहुत से काम गलत किए होंगे, किए भी। उसके बावजूद आज भी उनके नाम का डंका सियासी तौर पे क्यों बजता है कि उनके मुतल्लिक परसेप्शन ये है कि उन्होंने डील नहीं की, मौत के मुंह में, मौत के तख्ते पे चढ़ गए, डील नहीं की उन्होंने किसी के साथ। बेनज़ीर साहिबा पॉलिटिकली बहुत डैमेज हुई जब मुशर्रफ साहब से एनआरओ लेकर डील करके आई, लेकिन उनकी बचत हो गई कि उन्होंने अपनी जान दे दी। जिस तरह उनका कत्ल हुआ वो लार्जर दैन लाइफ बन गया, अदरवाइज़ कोई इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं गया था कि जी बेनज़ीर साहिबा डील करके आई हैं। उस वक्त तो बड़े इल्ज़ाम लग गए कि जी अमेरिका के बीच में पड़ा हुआ ये वो। डील इतनी बुरी चीज़ है कि नवाज शरीफ साहब, हालांकि उनका आर्गूमेंट सही होगा कि बिलफर्ज मजबूरी गए, जब जलावतनी अपनी ज़िंदगी बचाना हर इंसान का राइट है, अगर उनके साथ उसका ज़्यादती हो रही है वो गए, लेकिन डील वो माने नहीं कभी उन्होंने डील हुई। पहले तो डील से मुकर गए थे, ये 99 की डील की बात कर रहा हूँ मैं, वो जो रफ़ीक हरेरी वगैरह और सऊदी अरब के साथ मिलकर हुई। उसके बाद जब वो डील के कागज़ लेके आई गए, वो मुशर्रफ साहब ने साबित ही कर दिया डील हुई थी, तो उन्होंने कहा 10 साल की नहीं 5 साल की। तो डील इतनी बुरी चीज़ है, डील से अवाम में आपको तकवीयत नहीं मिल सकती, पजीराई नहीं मिल सकती, आप अवाम के लीडर नहीं बन सकते। नवाज शरीफ साहब को जितना लोग कहते रहे गमला था इस्टेब्लिशमेंट का, वो था, उनकी सियासी उठान, उनकी अवामी पजीराई तब से हुई जब 93 में उन्होंने कहा डिक्टेशन नहीं लूँगा। उन्होंने डील नहीं की इक़्तिदार बचाने के लिए। तो आज 2023 के अंदर नवाज शरीफ साहब के मुतालिक दो तरह की परसेप्शंस हैं। एक ये है कि वो एक डील के तहत आ रहे हैं, और अगर ये परसेप्शन सही साबित हो गई तो बहुत मुश्किल है तारीखी हकायक के हवाले से कि उनको पजीराई मिलेगी। और अगर वो डील के साथ नहीं आ रहे तो फिर वो क्या बयानियाँ लेके आ रहे हैं, इसके मुताल्लिक यकसर कन्फ्यूजन अब आ चुकी है, क्योंकि वो जो बयानिया उन्होंने लिया था एंटी इस्टेब्लिशमेंट वाला, जो कि अगरचे करंट इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तो नहीं था, प्रीवियस के ऊपर था, वो उससे भी पीछे हट गए। इसहाक डार साहब का बयान सुन लें, राना साहब का बयान सुन लें, शहबाज शरीफ साहब का बयान सुन लें, तो अब पीछे हटने से फिर ये तासुर तकवीत पकड़ रहा है कि शायद कोई डील हो गई है। डील बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इसका मतलब ये होता है कि एक शख्स जो कि नवाज शरीफ साहब हैं, जिनके केसेस पेंडिंग पड़े कोर्ट में, तो डील का मतलब आप क्या कह रहे हैं कि कोर्ट से रिलीफ भी मिल जाएगा? डील का मतलब क्या कह रहे हैं, खुदा न खास्ता पाकिस्तान की कोर्ट्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी। ये तमाम चीज़ें जो है पाकिस्तान की आइंदा आने वाली सियासत का इसलिए महवर बनेंगी कि इमरान खान के ऊपर भी यही बात चल रही है कि वो डील करेंगे या नहीं करेंगे, और उनके ना करने की सूरत में नवाज शरीफ साहब का वेलकम होना 21 तारीख को, उनका अदालतों से बरी हो जाना, चाहे मेरिट पे भी हों। अगर तासुर डील का चला गया तो शायद सियासी तौर पे नून लीग के लिए और नवाज शरीफ साहब के लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी। इस पे आज बात करेंगे। इमरान साहब जो है वो साइफर में 14 साल कैद बामुशक्कत मैक्सिमम उनको हो सकती है, उसकी समाअत कल से शुरू हो रही है, इस पर बात करेंगे। बुशरा साहिबा को कंसर्न है, अडयाला जेल जाके वो कह रही हैं कि इमरान खान के हालात बहुत ख़राब हो गए, उनको जेल में खुराक के ज़रिए जहर दिया सकता है, बुशरा साहिबा कह रही हैं, और जेल के मैनुअल में उनको गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, बुशरा साहिबा कह रही हैं। तो इंसानी हकूक़ क्या है उनके, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त जो लोग मौजूद हैं, तीनों टॉप के एनालिस्ट हैं पाकिस्तान के, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आमिर अली असलान साहब, इरशाद भट्टी साहब। नियाज़ी साहब, डील होगी या हो चुकी है नवाज शरीफ साहब की? नियाज़ी साहब, मेरा ख्याल था कि आप शायद कहेंगे कि इमरान खान साहब से डील हो रही है कि नहीं हो रही। सर ये भी बता दें, ये भी बता दें सर। देखिए, मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब की डील अब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। नवाज शरीफ साहब की डील तो यही है कि चंद दिन पहले उन्होंने फिर एक बड़ा एक जारहाना किस्म का नैरेटिव दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि राइटली कहा कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ जो है, और साथ उन्होंने 2 चीफ जस्टिस हैं जिनके हाथों पे पाकिस्तान की जमहूरियत का, आइन का, सबका खून है, और डे लाइट के अंदर उन्होंने ये काम किए हैं, कमिट किए हैं, बल्कि अपने अपने इदारों के ख़िलाफ़ भी किए। जनरल बाजवा ने और जनरल फैज़ ने तो इवन 2002 के एंड में आके अपने इदारे को आड़े हाथ लिया है, इमरान खान साहब को यूज़ किया। एक और स्टोरी है। या साकिब निसार साहब ने या खोसा साहब ने या जिन्होंने किया, तो अपने इदारे को भी अंडरमाइन किया इंसारों ने। एक तो सूरत हाल ये है कि उसके बाद उससे पीछे हट गए नवाज शरीफ साहब। अब देखें, मैं आपके कामरान साहब, मेरा बिल्कुल नैरेटिव फ़र्क है। ये डील नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि भुट्टो साहब जो है
नहीं, मैं इसको मेरा ख्याल है कि इसमें क्या है, एक ऐसी चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर जिस बंदे ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ दे के आया, वो उसको पाकिस्तान में पब्लिक में पिजराई मिलती है। जो बंदा एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा बन के आया, टाउट बन के आया, एक इम्प्रेशन मिला कि उसका जो है, जो कहना चाहिए कि एक उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग करके आ रहे हैं, वो चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, चाहे कोई हो, उनकी इज्जत टकर टोकरी होती है। देखें, आप मत भूलें कि इमरान खान साहब की जो आज पॉपुलैरिटी है वो सिर्फ ये है कि उनके एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया के साथ। अब कहाँ जाके ख़त्म होगा? कतन से। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बेनज़ीर साहबा भी 84 में डील करके गई थी, लेकिन जब जौल हक से और जेल के अंदर उनको अमेरिकन ने आके ये बखरी की थी, फिर वो 1988 में उनको इक़्तिदार दिलाया था। लेकिन जब 10 अप्रैल 1986 को बेनज़ीर साहब आई थी, तो एक वो बेंचमार्क है जो उनका रिसेप्शन में हुआ। उनके लिए कहा जाता है कि ये जो होता है ज़माने की एस्टैब्लिशमेंट के सरबराह जनरल ज़ियाउल हक को चैलेंज करके आई थी 86 का इस्तकबाल। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपको लेकिन नवाज शरीफ साहब एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज करके नहीं आ रहे जी। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि यही मैं एग्जैक्टली, आप मेरा नुक्ता यही है। अब आपने बताया कि 2000 के अंदर जो डील करके जो रफ़ीक हरेरी का बेटा साद हरेरी आया था, बल्कि रफ़ीक हरेरी भी इन्वॉल्व हुआ था, और वो उसको लेके जब भेजे गए थे, तो मुस्लिम नून का जो अपना जो लीडर्स हैं, उन्होंने बड़ा एक डिस्टर्ब हुए थे और बहुत तकलीफ में चले गए थे कि हमने बहुत ही तज़ीक अमेज़ किया। लेकिन हुआ क्या कि जब 24 नवंबर 2007 को नवाज शरीफ आए, 24 नवंबर 2007, दिसंबर 2021 तक, यानी कि तकरीबन 14 साल नवाज शरीफ नंबर 1 भी थे पंजाब में, नंबर 2 भी थे, नंबर 3 भी थे, नंबर 4 भी थे। ये दिसंबर 2021 की बात है ना जी। जब जरदारी साहब कह रहे थे कि मुस्लिम यून अगर तहरीक इंसाफ वालों को टिकट दे दे, और तहरीक इंसाफ वाले बड़े बड़े कायदीन लंदन पहुंचे नवाज शरीफ। तो सर आप कहना चाह रहे हैं डील के साथ भी आए, डील के बाद भी आए, तो पजीराई हो सकती है। मैं जी सर। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूं। मेरे नजदीक नवाज शरीफ से इररिलेवेंट है। अच्छा। नवाज शरीफ की सियासत जो है वो उसके बारे में एस्टैब्लिशमेंट के पास एक जो प्लान है, अगर वो इम्प्लीमेंट कर पाए तो उसमें नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर हैं। एक और चीज़ है मेरे नज़दीक, तो मैंने कहा नहीं, मेरे रेलिवेंट है कि आए इमरान खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट की जो आपस के अंदर एक इस वक्त एक टग ऑफ वॉर है, या एक आमने वहां डील हो रही है इमरान के साथ, जो कुछ भी है उसमें मेरा ख्याल है कि कर लेनी चाहिए। क्योंकि आपने जो कहा ना कि भुट्टो साहब ने डील नहीं की, मैं ज़ाती समझता हूँ कि भुट्टो साहब जिंदा होते तो उनकी सियासत ज़्यादा फोर्सफुल जिंदा होती। उनके मरने के बाद, उनके उस जाने के बाद एक जो है जिसको कहना चाहिए कि वो सियासत जो है उनको बहुत ही नुकसान पहुंचा। पीपल्स पार्टी एक दफा भी बिल्कुल ठीक है सर। तो आप कह रहे हैं इमरान खान को डील कर लेनी चाहिए अगर मौका मिले तो। बिल्कुल ठीक है, मेरा ख्याल है कर लेनी चाहिए। मेरे अपनी, मैं तो इस बारे में कॉलम भी लिख रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कर लेनी चाहिए कि इस अपनी जान बचाएं और उसके बाद एक टाइम ले। आपको नहीं सब लगता है कि उनकी जान को खतरा है? जो बुशरा बीबी कह रही है शोर को खाने में जहर देने खर्चा है, या आपको जान को खतरा? वो तो खैर मैं उसको तो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं कि जान को उनका खतरा। विश्व बीबी साहब क्या कह रही है वो एक और एंगल से कह रही है। मैं तो ये कह रहा हूं कि इमरान खान साहब ने डील ना की तो फिर मेरा ख्याल है कि उनकी जान को खतरा। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया सर। भट्टी साहब, ये साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कंवर बाजवा साहब के हवाले से एक इंटरव्यू रिपोर्ट हुआ है मुबैना तौर पे, जिसमें ये कहा गया है कि बाजवा साहब ये फरमा रहे हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाती है तो ये एक बार फिर नवाज शरीफ की बहुत बड़ी गलती होगी। नवाज शरीफ ने जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाकर भी गलती की, जिसका खुबाजा नवाज शरीफ को भुगतना पड़ा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर नवाज शरीफ फ़ौज के खिलाफ बयानिया बनाएंगे तो फिर मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर फ़ौज के अंदर दबाव बढ़ेगा। नवाज शरीफ एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयान लेकर चलेंगे तो फ़ौज के अंदर नवाज शरीफ की हमायत करने वाले चंद अफराद भी नवाज शरीफ के खिलाफ हो जाएंगे, जबकि इमरान खान के हामियों की जानिब से जनरल आसिम मुनीर पर दबाव बढ़ेगा कि वो नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग की हमायत से पीछे हट जाएँ। जनरल रिटायर्ड कंवर बाजवा ने यह भी कहा कि अगर मुझ पर तनकीद की जाएगी तो उसका दबाव मौजूदा आर्मी चीफ पर आएगा। फ़ौज कभी ऐसा बयानिया कबूल नहीं करेगी और नवाज शरीफ को फ़ौज की शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ेगा, जबकि फ़ौज को अपनी पॉलिसी भी तब्दील करनी पड़ेगी। तो सर, आपके ख्याल में ये मैसेज नवाज शरीफ साहब तक शहबाज शरीफ साहब ने जिस किसी ने भी पहुँचा दिया
तो इसलिए अब एक डील के तहत आ रहे हैं, बयानिया चेंज करके आ रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं, वो नवाज शरीफ ही नहीं जो अपनी बात से पीछे हट जाए, वो वही करेंगे जो उन्होंने करना है? भट्टी साहब। नहीं, पहली बात तो ये है कि ये अभी जो इंटरव्यू के, जिसके मुबैना इंटरव्यू के आपने वो दिखाए कि ये हैं वो जो सारा वो मतन वगैरह है जो गुफ्तगू है, इसमें 90% ठीक है। ये अलहदा बात है कि अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ कि ये उन्होंने कहा है या नहीं कहा, लेकिन ऐसे ही मुबैना ही कह रहे हैं हम, ठीक है, नंबर 1 ठीक, तरदीद भी नहीं अभी तक आई। तो नंबर 1 ऐसे ही होगा। ठीक। नंबर 2, जहाँ तक है कि नवाज शरीफ साहब, या तो नवाज शरीफ साहब के बारे में तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। वो 2019 में ख्वाजा आसिफ कह रहे हमसे रब्ता हो गया था कि पंजाब पहले ले लें, मरकज़ बाद में ले लें। हमने कहा नहीं, दोनों लेंगे। और ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया कि हम इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बाहर गए। और बाकी शहबाज शरीफ साहब की भट्टी साहब, आप तो जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के सबसे अहम तरीन बंदे ने हमें बताया था, आपको और मुझे, कि वो उनकी मदद से नहीं गए, इमरान खान की कमज़ोरी या फैसले की वजह से गए। ये तो आप भी जानते हैं। सर, मैं अब वो भी है और ये ख्वाजा साहब का भी है। और अब जितने शवाहिद आ रहे हैं, जो मुस्लिम लीगी खुद भी कहते हैं, अब वो मान रहे हैं कि हाँ ये इनकी मदद से गए थे। दूसरी बात ये है कि ये करें और क्या, आप क्या समझते हैं? क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इनकलाबी हो गए हैं? क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कोई बागी हो गए हैं? कोई फितरत बदल गई है, आदत बदल गई है, शख्सियत बदल गई है? या इमरान खान साहब को अगर डील ऑफर हुई तो क्या वो नहीं डील करेंगे? क्या समझते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो ने सारी उम्र किस तरह की सियासत की? आसिफ अली जरदारी साहब ने किस तरह की सियासत की? या ये सारे जो शहबाज शरीफ साहब क्यों गए लंदन? ये सारी चीज़ें। लेकिन भट्टी साहब, नवाज शरीफ साहब अगर डील के तहत आएंगे तो उनको कोई पजीराई मिलेगी? देखिए, एक अच्छी बात है कि वो जाली और झूठे और मन घड़त किस्म के वो जो था ना, वो जो बयानियाँ बनाने की कोशिश की, उससे वो पीछे हटे हैं। अच्छी बात है, पाकिस्तान बदल गया है, हमारे हालात बदले हुए हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत है, अच्छी बात है, वो महंगाई पे आए हैं। लेकिन अब वो क्या, उन्होंने महंगाई का वो कुलिया जो वो खुद आएंगे और खुशहाली आ जाएगी, वो अपने भाई को नहीं बताया होगा या इसाक डार साहब को नहीं बताया होगा, चलो देख लेते हैं। लेकिन तीसरी बात यह है कि पजीराई तब होती है कि जब सारे फरीक हों। वो हम फिर उस पर चले जाएंगे कि 2018 में जो कुछ हुआ उसी का मकाफात अमल है, 2028 में एक और मकाफात अमल होगा। तो लेकिन पजीराई क्या मिलनी है, क्या नहीं होना, ये वक्त बताएगा, और क्या कर पाएंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन आप पिछले 3.5 साल जब इमरान खान की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुन लें, जरदारी साहब, लेकिन भट्टी साहब, इमरान खान की पार्टी तितर बिदर, इमरान खान जेल के अंदर कन्विक्टेड इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, उसकी मौजूदगी में तो नवाज शरीफ से बड़ा लीडर कौन है पाकिस्तान में? बताएं आप मुझे। नहीं सर, लीडर तो माजरत चाहता हूँ मैं, लीडर तो एक कैद आज़म थे, बाकी ये सारे अच्छे और बुरे सियासतदान हैं, और ये आपका नुक्ता नज़र और एहतराम है। लेकिन कोई शक नहीं, जब इमरान खान जेल में होगा, नायल होगा, उस पार्टी 9 मई के बोझ तले होगी, तितर बितर हो चुकी होगी, तो जब विनिंग कैंडिडेट या मुकाबला करने वाला कैंडिडेट नहीं होगा तो फिर वो जाहिर है वही गलियां हो जाए, सुनियां में मिर्जा यार फिरे। और आमिर इलियास राणा साहब, नवाज शरीफ साहब ने एक बयानिया देके जिस तरह उसको विड्रॉ किया, खुद उनके मुंह से तो नहीं सुना, लेकिन उनके खास लोग, उनके भाई, उनके वजीर खजाना ये कह रहे हैं कि अब ये वो बयानिया नहीं है। तो इससे तो भरपूर तासुर यही जाएगा कि वो एक एग्रीमेंट, एक डील, एक NRO के जरिए आ रहे हैं, उनके नाक़िद तो यही सोचेंगे और इसको इसी तरह पब्लिसाइज किया जाएगा। देखें, 2-3 चीज़ें गुफ्तगू में आ चुकी हैं और बहुत सारे, अब जैसे भट्टी साहब ने कहा जी ख्वाजा आसिफ ने कह दिया इस्टेब्लिशमेंट की मदद से गए थे, आपने कह दिया आपको किन 2 लोगों ने ब्रीफिंग दी थी। मैं किसी पे नहीं जाता, ना मैं प्लेटलेस पे जाता हूँ, मैं तो अपनी खबर पे जाता हूँ। मैंने जिस दिन इनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया था तो कहा था कि मुझे एक फ़ोन आया है और बताया गया है कि एक उड़न खटोला आएगा और नवाज शरीफ को बाहर ले जाएगा। पता है आपको उड़न खटोला जब उड़ा तो इमरान खान साहब की क्या हालत थी, जो एक ज़ख्मी होता है। हालांकि फैसल सुल्तान को डाला, शीरी मज़ारी को रुलाया, कैबिनेट से अप्रूवल दी, ड्रामे किए। वो भाई जिन्होंने फैसला किया था कर दिया, आप रोक क्यों नहीं सके? बाद में कहानियाँ क्यों करते हैं कि मैं बड़ा बहादुर था? सबको पता था कि कौन भेज रहा है और मिन्नत तरला करके भेजा। अब इस पर भी लोगों को मिर्चें लगेंगी। मैं एक बात बता सकता हूँ
कि क्या गुफ्तगू शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की हुई थी, कैसे वो हॉस्पिटल नैब की कस्टडी से, वो जेल में नहीं थे उस दिन, वो नैब में थे, आपको पता है ना, याद है ना ये बात जी। तो अब जो लोग कहते हैं डील ढील, नियाजी साहब ने मोहतरम ने फरमाया कि भुट्टो को कर लेनी चाहिए थी, हकीकत सबको जान लेनी चाहिए। सियासत इसी चीज़ का नाम है ना कि आपने क्या करना है। आज की इस्टेब्लिशमेंट का क्या पैगाम है इमरान खान को भी, नवाज शरीफ को भी, कि अपनी सियासत करो, हमारी तरफ मत आओ। जो हमारी तरफ आएगा 9 मई का सामना उसने कर लिया है, उसको वही भुगतना पड़ेगा। अपना अपना काम कीजिए, सियासत कीजिए, लोगों से वोट मांगिए। 30 नवंबर को शेड्यूल अनाउंस होगा, जिस दिन इंतखाबी हल्का बंदियां होगी, आप और हम यहीं होंगे, उसी दिन शेड्यूल आ जाएगा। अब कोई इलेक्शन करेगा नहीं करेगा, आमिर साहब आप यकसर रद्द कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब किसी डील के तहत नहीं आ रहे, आप ये कह रहे हैं? मैं आपको नहीं एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूं भाई, मैं डील को मैं बता रहा हूं कि जब वो 21 को आ रहे हैं ना, उनकी तकरीर का आपको और हमें इंतजार करना चाहिए। नवाज शरीफ, ठीक, मुझे ये बताएं, उन्होंने जब गुजरांवाला के जलसे में बात की, उसके बाद से लेके और जो लास्ट उन्होंने अपने जो टिकट होल्डर्स थे, कितनी दफ़ा बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया, मुझे ज़रा गिन के बता दें। उन्होंने जब बात करनी है, आप और हम लगे हुए हैं, जिस दिन से उनकी बात हुई है यही बयानिया होता है। उससे अगला सवाल मेरा सर आपसे फिर ये बनेगा कि अगर आप ये समझ रहे हैं क्या कहता है कि वो आके अपना आके पाकिस्तान के अंदर वो जो बात कर रहे थे ना कि जी लीडर मिर्जा यार फिरे, ओ भाई मिर्जा यार 2018 में भी अकेला फिर रहा था और उसी जनरल बाजवा की मदद से फिर रहा था कि इसे अंदर भी करो, इसे नाअहल भी करो, मैं तब आऊंगा। यहां मकाफात अमल शुरू है, ये ना कहें 28 में होगा, जब 28 आएगा आप और हम अल्लाह खैर करे होंगे तो डिस्कस भी कर रहे होंगे, लेकिन ये तो मकाफात अमल को तस्लीम करें ना कि एक बयानिया लोगों को दफ्तरों में बुला के दिया जाता था 17-18 में और उसकी जुगाली कराई जाती थी बाकायदा तौर पे, एक नहीं 4-4 शोज में बिठा के ये बातें होती थी। कैसे कर सकते हैं आप ये? मेरी अर्ज सुन लें, नवाज शरीफ साहब जो है उनकी जो पॉलिटिकल, इनकी लाइन तो नहीं, आवाज आ रही है ना सर, उनकी जो पॉलिटिकल कन्विक्शन है ना वो बड़ी स्टेबल है, जो कि बहुत से लोगों के नज़दीक बड़ी अच्छी बात है। वो जिस चीज़ का तहिया कर लेते हैं ना वो फिर करके दम लेते हैं, और अगर पहले ना भी करें वो बाद में कर लेते हैं। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, ये जब परवेज़ मुशर्रफ साहब को बेटा डिक्लेयर किया था और भाई बनाया था मियाँ शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब का, और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का एडिशनल एक ओहदा दे दिया गया था, उसके बाद क्या हुआ? मुशर्रफ साहब ने तो उसके बाद कारगिल नहीं किया, कारगिल तो उससे पहले हुआ था, जो कुछ हुआ था उससे पहले हुआ था, वो ख़त्म करने के बावजूद नवाज शरीफ साहब इस बात पे अड़े रहे, उन्होंने दम जब तक नहीं सांस लिए जब तक कि मुशर्रफ साहब को सैक नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी बात से भी तासुर लिया जाए कि जब नवाज शरीफ साहब जलसे में आएंगे, अपना बयानिया बयान करेंगे, उनकी मर्जी है कब वो बात, तो इसका मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि वो करेंगे। वो अगर एहतसाब उनके दिमाग में अटक गया है तो एहतसाब की बात करेंगे, और अगर करेंगे तो उसका फिर कॉन्सिक्वेंस क्या होगा पाकिस्तान में? आमिर साहब, इस कॉन्सिक्वेंस पे तो पाकिस्तान आज यहाँ बैठा हुआ है, उसमें नवाज शरीफ को गिन ले, उसको इमरान खान को गिन ले, उसमें फौजी जितने आमिर आए हैं उनको गिन ले, अलिफ मदा वाले, मेरे वाले नहीं। आप सब की बात सुन लें, यहाँ पाकिस्तान एक दायरे के सफर में फंस गया है। जब निकलते हैं, कोशिश करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं, फंसा के वहीं ले आते हैं। इशू ये है जो मैंने आपसे कहा कि आज का पैगाम ये है कि आप अपनी अपनी सियासत कीजिए, जिसने भी करनी है, ठीक है सर, और हमें छोड़ के अपने काम को कर लें। नवाज शरीफ आएंगे, इस दफा डेवलपमेंट की बजाय इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे बात होगी। अगर वो कामयाब होते हैं, मुझे नहीं पता, उनका वजीर आजम वो 4थी दफा होंगे, उनकी बेटी वजीर आजम होगी, इलेक्शन तो अदालतों की वजह से ही वो लड़ सकेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता कि अदालतों में कोई भी इशू है उनके लिए, आपका पॉइंट आ गया, केस उनका पहले ही बन चुका हुआ है। ठीक है, वक्त आएगा जब इलेक्शन का शेड्यूल होगा, कौन मैदान में होगा, बिल्कुल ठीक है, उतारा जा रहा होगा, ये सब चीजें वाज़ेह हो फीजुल्लाह नियाज़ी साहब, इतनी ये बातें हो रही हैं कि शायद शहबाज शरीफ एक्सेप्टेबल होंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर। अगर नवाज शरीफ के होते हुए, नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ नून लीग जीत जाती है मफरूज़े की बुनियाद पर और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, क्या ये डील नहीं होगी? क्या ये बर्दाश्त कर लेंगे नवाज शरीफ साहब जो कहते हैं वोट को इज्जत दो? मेरा ख्याल है कि कमरान साहब, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि जमहूरियत बहाल रहती है, इलेक्शन हो जाते हैं और उसमें जो भी रिज़ल्ट आता है उसमें मेरे बात अभी लिख लें और अनाउंस कर दें कि उसमें इस सूरत में पाकिस्तान के जो नेक्स्ट वज़ीर आज़म है वो नवाज शरीफ हैं। और ये कोई आसान वाली बात नहीं है। अभी आपने खुद कहा है कि इमरान खान साहब को जब बैर करें तो मेरिट पे कोई चॉइस नहीं है कि जिन हालात में पाकिस्तान इस वक्त मौजूद है, बाकी लीडर्स में से जो स्टेचर के लीडर है, एक कद काट के लीडर है, जिसका एक कोई वज़न है, वो नवाज शरीफ है।
तो इन हालात के अंदर आपके पास चॉइस ही नहीं है कि आप बिलावल या शहबाज शरीफ या फजल रहमान साहब या कोई और जो भी बाकी रह जाते हैं उनमें से, ये एक मेरा ख्याल है कि ये कोई लेकिन न्यायी साहब बहुत ही अकल आप विचारने की न्यायी तब साहब करेंगे, लेकिन ये जिस गैलप के सर्वे में फौज की पॉपुलैरिटी 88% आई है, उसमें इमरान खान साहब की 60% आई है, और बाकी तो उनके आदो आद है बाकी के नहीं। लीडर। मैं तो ये बात नहीं, मैं तो नेगेट कर रहा हूं, मैं तो यही सिर्फ कह रहा हूं कि इन केस इमरान खान साहब गेम में नहीं है। मैंने कहा इमरान खान नहीं है, तो जो बाकी बचते हैं उनके अंदर और अगर सर इसको जो है न्यायी साहब अगर इसको थोड़ा चेंज कर दिया जाए, अगर इमरान खान मैदान में हो तो क्या पोजीशन होगी? नहीं, मैं ये कहता हूं कि दो सूरतें हैं सिर्फ, मेरी सुन ले। एक ये है कि इलेक्शन हो जाते हैं, और इलेक्शन हो जाते हैं तो उसका आउटकम जो है उसमें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। दूसरी सूरत यह कि इलेक्शन नहीं होंगे, और इलेक्शन नहीं होंगे अच्छा। तो फिर इसका मतलब यह है कि जो या ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिसमें इमरान खान साहब को ताकत के साथ एलिमिनेट किया जाता है, जो कि एलिमिनेट उनका दीवार पे कुनंदा है उनका एलिमिनेट होना। ये कैसे है कि ये पाकिस्तान के अंदर ये कोई पहली दफा हम नहीं ट्राई कर रहे, ये पिछले 70 साल में मैं आपको 4-5 साइटेशन दे चुका हूं। यही हालात है, यही चीजें, सिर्फ तारीख के अंदर नाम तब्दील हुए हैं, बाकी एवरेज तब्दील, कुछ वेरिएबल तब्दील। बिल्कुल ठीक सर, आपका ये पॉइंट आ गया, दोनों ऑप्शन आ गए आपकी। चल रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये, लेकिन मैं एक ये कि अगर नहीं होते तो फिर अगर वो कहते हैं ना, जब ये लाठी मेरी है तो भैंस क्यों तुम्हारी है, फिर अगले बंदे जब इतना बड़ा काम करेंगे तो फिर इक़्तिदार वो नवाज शरीफ को नहीं देंगे या शहबाज शरीफ को नहीं देंगे। उनके अपने पास भी अहलियत है मुल्क चलाने की, और तारीख के अंदर वो मुल्क को 10 साल 8 साल चला भी चुके हैं। बिल्कुल ठीक। तो इस सूरत में ये सामने आएगा, अगर इलेक्शन नहीं हो पॉइंट आ गया सर माहौल, और एक ताकत के साथ हालात को ठीक किया जाता है, अदालतों को ताकत के, बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। ना इलेक्शन होंगे और फिर हुकूमत ही किसी और के पास होगी। बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब, न्यायी साहब जैसा फरमा रहे हैं, और मैं भी शायद उनसे एग्री करूं न्यायी साहब से, कि अगर इमरान खान साहब जेल के अंदर होते हैं या कन्विक्ट होते हैं, जेल में हिस्सा नहीं लेते और तहरीक इंसाफ की यही पोजीशन होती है, तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हो सकते हैं, बड़े फेयर चांसेस हैं। आप इसे एग्री नहीं करेंगे? और दूसरा साथ ये भी बता दें मुझे कि ये मीनार पाकिस्तान में 21 तारीख को जो वेलकम है, ये कितना बड़ा इम्तिहान होगा नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी या आइंदा उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस का एनालिसिस करने के लिए? भट्टी साहब, पहली बात यह कामरान भाई कि मैं भी एग्री कर जाता हूँ कि वही चौथी मरतबा बने, बल्कि थोड़ा सा आप लोगों से आगे निकल जाता हूँ कि 5वीं मरतबा भी अल्लाह उन्हें बनाए। फिर क्या करेंगे आप? क्या कोई एक एजेंडा, किस पे एजेंडा, जो एक तकरीर जिसका इंतज़ार है, बहुत शाहकार तकरीर जो है, उसमें क्या होगा? मईशत, जो अपने भाई को मईशत की बेहतरी के लिए नहीं बता सके, वो क्या करेंगे? नंबर 1। दूसरी बात यह है कि मुझे ये इस वक्त हमारे मसाइल हैं, इस अवाम के जो 90% लोगों के ये मसाइल ही नहीं हैं। हमारे मसाइल हैं महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत। ये म्यूज़िकल चेयर नहीं है, ये मकाफात अमल नहीं है, ये डीले ढीले नहीं है, ये चोर दरवाजे पतली गली नहीं है, ये पहुंचे हुए बुजुर्ग। 24वें नंबर पे इकॉनमी थी नवाज शरीफ के दौर में, क्या हो गया भट्टी साहब? तो आपको क्यों लगता है कि परफॉर्म नहीं दोबारा सही करेंगे? पॉजिटिव सोचे ना सर। मैं कह रहा हूं कि इससे और क्या अच्छी बात है कि एक मरतबा फिर हम जाएं कर्ज उतारो और मुल्क समारोह में, एक मरतबा फिर हम एशियन टाइगर बने, एक मरतबा फिर हम सस्ती रोटी पीली टैक्सी में जाएं, एक मरतबा फिर हम लैपटॉप वसूल करवाएं, एक मरतबा फिर बिरयानी की प्लेट में आएँ, एक मरतबा फिर हम आगे बढ़ के आए। कोई हर्ज नहीं, मुझे तो कोई हर्ज नहीं, मैं तो अपनी राय दे रहा हूं, मैं कोई उन पे एतराज़ थोड़ी कर रहा हूं, मेरी क्या हैसियत है एतराज़ करने वाली। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये इस मुल्क के मसाइल नहीं है। उजड़ गए हम, लुट गए हम, किसने उजाड़ा, किसने लूटा? आज हम क्या बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं, ये नहीं डिस्कस कर रहे कि दिफाई बजट से ज्यादा, कामरान भाई, दिफाई बजट से ज्यादा पिछले 1 साल में 2000 अरब के कैपेसिटी चार्जेस दिए हमने इन निजी बिजली घर डाकुओं को, जिनसे ये पीपल्स पार्टी, नून वाले और अगले सारे ये पीटीआई का भी नाम लेना सर, यानी 2000 अरब। जी, पीटीआई भी शामिल है इसके अंदर, इन मुआहदों को अब वो करने में, इंडोर्स करने में। परवेज मुशर्रफ, पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, सारे के सारे यार। अब हम 2000 अरब जो है वो किस खाते में दिया है? तेल हम सस्ता देंगे उनको, सब्सिडी पे देंगे, डॉलरों में देंगे, बंद होगा तो पैसे देंगे। नहीं तो भट्टी साहब मुझे एक बात बताएं, भट्टी साहब ने एक बात बताया, भट्टी साहब घर में कभी इन्होंने मुआहदे किए इस तरह के? भट्टी साहब, और दूसरी सिर्फ एक जुमला भाईजान, सिर्फ एक जुमला आपसे बात कर रहा था मैं।
अच्छा, कभी ये इन्होंने अपनी किसी फैक्ट्री, किसी मिल, किसी कारोबार में ऐसे शर्मनाक और मज़का दफा करें जी के कारोबार को, मेरी बात सुने आप, फिर मुझे उसके एक बात बाद समझाएं, अब क्या किया जाए? तीसरी ऑप्शन दी थी इमरान खान को, फौज पे हमलावर हो गए भाई साहब। पहले फौज के खिलाफ जहनसाजी की, लोगों से हलफ लिए, उसके बाद उन्होंने जो है वो हमला कर दिया। अब अपने पाँव पे कुल्हाड़ा तो मारा, जिन लोगों की होप थी उनके पाँव पे कुल्हाड़ा मार दिया। पीपल्स पार्टी सिंध तक की पार्टी है। अब मुझे बताएं कहां से इंपोर्ट करके लेके आए भाई? अगर नवाज शरीफ नहीं है तो फिर अब किसको लेके आए? उनकी पार्टी नई जमियों के साथ नहीं खड़ी हुई, तहरीक इंसाफ वाली। मैं और आप क्या कर सकते हैं? हम क्यों मर्सियां पढ़ रहे हैं? मतलब अब करें क्या? मुझे बताएं ना, आप क्या करें? आप मुझे बताएं क्या हाल है इसका। सर, मैं बिल्कुल भी अपनी इस ज़िंदगी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या इमरान खान एंड फैमिली, बुजदार, पाकपतन वाले, ये सारे, या जरदारी एंड कंपनी का ना मरसिया पढ़ना चाहता हूँ, ना मैं उनका कसीदा खान हूँ, ना मैंने उनके साथ दुनिया फिरी है, ना मैंने उनके रोटियाँ खाई हैं, ना मैं उनका हेलीकॉप्टर वाला ग्रुप में हूँ, ना मुझे कोई गर्ज है। मुझे गर्ज ये है, मेरा मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, तबाही फिरी पड़ी है। और ये जब भी आते हैं डील फरमा के निकल गए, जब भी आते, जब खड़े होने का वक्त आया, जब डील कर गए। पहली मरतबा खड़े होने का वक्त है, मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, अवामी पजीराई मुली वहीद काकड़ साहब आए, घर चले गए। फिर उसके बाद मार्शल लॉ लगा, घर जद्दा चले मेरे गए। भाई ये तो फिर माजी उसके है बाद ना। फर्द जुर्म आयद की, थोड़ा सा प्रेशर नहीं, उधर यार चले वैसे गए। भट्टी फिर साहब, लंदन चले भट्टी गए। साहब एक अब बात, फिर वो खुद भट्टी वही साहब, बता रही है, भट्टी मुस्लिम साहब, लीग वाले बता रहे हैं कि गारंटी मिल चुकी है, रिस्क जीरो हो चुका है। मैं अब क्या कहूँ? गारंटी मिल चुकी है, आमिर लिहाज राना साहब, रिस्क जीरो हो चुका है। इस पे भी जरूर बात कीजिएगा आप और न्याई साहब। लेकिन न्याई साहब ने एक बड़ी गजब की बात की है, गजब की तो है या नहीं, लेकिन बड़ी ही थॉट प्रोवोकिंग बात है, जिस पे बात करेंगे कि इमरान खान वो कह रहे हैं एलिमिनेट होना ही है। वो एलिमिनेट्स होने से क्या मुराद कह रहे हैं, सियासी तौर पे कह रहे हैं, किस तरह कह रहे हैं, इस पे भी जरूर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पता नहीं पहला सवाल आमिर भाई के लिए क्या छोड़ गया, दूसरा वाला मुझे याद है, लेकिन चले अंदाजे से कहता हूँ। मेरा ख्याल से मैंने ये कहा था कि भट्टी साहब जो है वो किसी भी तौर पे जो है ना, वो शायद थोड़ा सा भी रूम देने को तैयार नहीं हो रहे। तो नवाज शरीफ साहब को जलसा जो है डिटर्मिन कर देगा सर 21 तारीख को। उसके बाद जरा इमरान खान के एलिमिनेशन वाले सवाल पे भी आते हैं। आमिर साहब, मैं ज़रा भूल गया क्या सवाल किया था। असल में जो साफ़ी होता है उसका काम होता है कि वो जाए, ग्राउंड रियलिटी चेक करे। कोई हुक्मरान हो, कोई अपोजिशन में हो, उसके साथ वो फिरता है, हेलीकॉप्टर में भी जाता है, दौरे भी करता है। अच्छा। और अगर कोई साफ़ी ना हो तो उसको कुछ और काम करने होते हैं, मसला उसको सिर्फ तज्जिए करने होते हैं, उसके पास जिम्मेदारी कोई नहीं होती ना। हमारा काम है, हम फिरते हैं, हम मिलते हैं, बात करते हैं, खबर निकालते हैं लोग सर। चिढ़ते हैं। इसका तो कोई मसला नहीं है। नवाज शरीफ का खबर तो मैंने आज आपको स्टार्ट में दी है, अगर आपको समझ आई हो तो मैंने आपसे यही कहा आमिर भाई, है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का किसी का मैसेज गुस्सा क्या है मेरे पे भी सबको? निकाल देते हैं। मैं तो मैं मान रहा हूँ आपको यही खबर कह- निकालते हैं आप, उन- फिरना उन- टुरना जरूरी है, मैं भी करता हूँ ये काम। उन्होंने सबको कहा है कि अपनी अपनी डुगडुगी बजाएं, हमारी तरफ ना आए। फैसला ये है और ये सबको कन्वे है। अब 9 मई करें या जो मर्जी करें, नवाज शरीफ की पार्टी, उनकी बका और इलेक्शन 21 अक्टूबर पे है। वो कैसा होगा, ठीक, उनकी पूरी पार्टी दौड़ रही है, वो कमजोर होगा, वो तेज होगा, उसके ऊपर उनका इलेक्शन होगा ना। वरना इलेक्शन नहीं होगा। जो न्याजी साहब कह रहे हैं, अगर इलेक्शन नहीं होगा तो फिर तो वो होगा जो 10-10 साल बैठे रहे हैं। तो मैं और आप बैठे रहे हैं तो पाकिस्तान कहां जाए? लेकिन ये एक बड़ा अहम सवाल है कि सबको अपना काम मिलके करना बिल्कुल ठीक है सर, ये आपका पॉइंट बिल्कुल आगे। नहीं साहब, आप जो कह रहे हैं इलेक्शन नहीं होगा, ये उस सूरत में नहीं होगा कि अगर इमरान खान इलेक्शन के अंदर होंगे। क्विकली बताएं, फिर असल सवाल मैंने बाद में करना है आपसे। देखिए जी, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब तो इलेक्शन में बिल्कुल नहीं होंगे। इसमें तो मैं इसमें कोई डिस्कशन भी नहीं, अगर मैंने कभी लगाया ही नहीं है। ये मैंने 12 अप्रैल को मेरे बेटे ने पूछा कि क्या देखते हैं मेरे लीडर का मुस्तकबिल, तो मैंने कहा जी आपका लीडर जो है पहला राउंड जीत गया है, सियासत उसकी गिरफ्त में आ गई है, वो मर्ज अखलाक बन चुका है, लेकिन उसके लिए इलेक्शन के अंदर कोई स्पेस नहीं कि जिस बयानिए पे उसने इलेक्शन लिया है। जैसे कि आमिर साहब अभी बता रहे थे, मैं उसी को आगे चलाता हूँ। उस बयानिए के अंदर कभी उसको दूसरे लीडर को इलेक्शन नहीं मिले, अगर मिले भी हैं तो नवाज शरीफ 2018 में मिले हैं। ये नहीं होता कि आप इनको ललकारें और उसके बाद कोई इलेक्शन आए और वो ले लें। और नहीं साहब, आप ये कह रहे थे कि इलेक्शन ना होने का चांस भी है, वो किस सूरत में है सर? अच्छा, वो तो मैंने ये बताया कि देखें हालात ऐसे हैं कि
जहाँ तक इलेक्शन करवाने का तल्लक है, मैं हमेशा कन्विंस हूँ कि इलेक्शन कराना बड़ा आसान काम था, कोई मसला नहीं है। इमरान खान साहब का कोई एक बंदा बता दें जो जिसको MNA MP रहा हो और वो सतह ज़मीन से ऊपर है, या वो जेल में है या वो गायब है। जब ये हालत है तो अब कोई बंदा मुझे कहते रहे और यही साहब क्विकली ये जो आप कह रहे हैं इमरान खान ने एलिमिनेट होना ही होना है, इसका मतलब सियासी तौर पे कह रहे हैं अब इलेक्शन मुलतवी क्यों हुए हैं? इलेक्शन मुलतवी इसलिए हुए हैं कि मेरा ख्याल है कि एक परसीव्ड कुछ स्टेबिलिटी होगी किसी के ज़बान। मैं तो एनालिसिस ही कर सकता हूँ ना, मैं तो तजिया कर सकता हूँ, मेरे पास फैक्ट्स तो नहीं है। फैक्ट्स तो यहाँ पे आमिर इलियास के पास हो गए, कोई कौन नहीं। अच्छा सर, क्विकली आगे चलते हैं। आप जो इमरान खान साहब के कह रहे हैं एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं, ये आप क्या कह रहे हैं कि नवाज शरीफ आके उनको पॉलिटिकली एलिमिनेट कर देंगे या वो जेल में एलिमिनेट हो जाएंगे ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के अंदर? नवाज शरीफ से कामरान नवाज शरीफ साहब से या मुस्लिम लीग जो है, मैं कह चुका हूँ, इससे बड़ी मुस्लिम लीग वालों को तकलीफ होती है। वो मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनकी सियासत खत्म हो गई है, मैं ये कह रहा हूँ इर्रेलेवेंट है। मुझे बताएं कि मैं जब पब्लिक में जाता हूँ, आमिर इलियास साहब जाते हैं, भट्टी साहब जाते हैं, आप जानते हैं, लोग क्या पूछते हैं, क्या बनेगा इमरान खान साहब का जी? ये क्या हो रहा है? एक लोगों की स्टैंडर्ड पोजीशन है इस वक्त, या वो इमरान खान साहब के हक में है या मुखालिफ है या एस्टेब्लिशमेंट के हक में। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आ गया। इस वक्त डिस्कशन में बाकी लोग नहीं है। ठीक, बिल्कुल मैं तो इसे कह रहा हूँ कि लेकिन अगर इन हालात में, अगर हालात ऐसे खराब हो जाते हैं जिसमें उनको फिर एक जोर जबरदस्ती से हुकूमत की गिरफ्त मजबूत करनी पड़ती है, जो आजकल आप बयानात भी देख रहे होंगे। आज एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई है, इस एपेक्स कमेटी में की बात करता हूँ अभी मैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आर्मी चीफ थे आज उसके अंदर, और उसमें करते हैं बिल्कुल बात। भट्टी साहब, बेसिकली इमरान खान की पॉलिटिकल एलिमिनेशन आपको भी नजर आ रही है? जी, इस इलेक्शन में सही कह रहे हैं नियाज़ी साहब। इस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ, बहुत पहली दफ़ा भी बात कर चुका हूँ काफ़ी दफ़ा, कि इस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ और इमरान खान कोई काबिल ज़िक्र पोजीशन में नज़र नहीं आ रहे। वो नायल हैं, वो अंदर हैं, उस पर साइफर है, साइफर के बाद 9 मई के मुकदमात हैं। तो इस इलेक्शन में इमरान खान तो ना लीड करते नज़र आ रहे हैं, कोई कल कुछ हो जाए तो अलहदा बात है। दूसरी बात यह है कि इस इलेक्शन में क्या उस तरीके इंसाफ भी कोई मुझे मैं तो जो हालात चल रहे हैं इसमें तो मैं केपी में डाउटफुल हूँ कि पता नहीं केपी में वो हुकूमत बना पाती है। इलेक्शन वाले दिन तरीके इंसाफ का जो वोटर, मायूस वोटर है, वो निकलेगा कि नहीं। तीसरी बात जो न्यायी साहब ने कही बिल्कुल ठीक है कि पहला, मैं अभी बाहर था मुल्क से, कहीं भी जाएं पहला सवाल ये होता है कि क्या बनेगा इमरान खान का, क्या बनेगा तहरीक इंसाफ का, और दूसरा सवाल होता है जो दुखी दिल के साथ होता है कि कहाँ पहुँच गए हम, आगे क्या बनेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए कोई जो भी करना चाहिए, यानी ये कोई जितने इकदाम भी किए हैं, जैसे अभी आज के एपेक्स वाला कमाल के इकदाम हैं कि गैर कानूनी जो मैं आपको एक शेर सुना दूं, उनको निकाला जाए। भट्टी साहब रुक जाए, एक शेर सुना दूं। अभी जो गुफ्तगू हो रही है, आर्मी चीफ ने इलामा इकबाल का शेर पढ़ा है कौमी एपेक्स कमेटी के इजलास में, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों। अब हिंदुस्तान साथ लगा के तो उन्होंने खैर स्पेसिफिक कर दिया, लेकिन वैसे स्पिरिट बड़ी गजब की है शेर की। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, जो साथ लगा के, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। अब बताइए क्या बात हो रही थी, भूल गया था मैं बीच में क्या बात चल रही थी, फरमाइए भट्टी साहब। हाँ, ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। और अल्लाह करे कि ये चीनी माफिया, शुगर माफिया, ये और ये बिजली माफिया, ये स्मगलर, ये जखीरा अंदोज, ये डॉलर वाले, ये भी। लेकिन भट्टी साहब, आपको लगता है, जो मैंने एक बात बीच में की थी आमिर साहब से भी, आपसे दोबारा कर रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब अभी अगर 21 तारीख को कुछ ना भी करें, लेकिन उनकी सुई अटकी रहेगी एहतसाब के बयानिए पे और वो फिर टकराएंगे, चाहे उनका असूली मौकफ होगा, ये चांसेस कितने वैलिड लग रहे हैं आपको? नवाज शरीफ साहब की तारीख देखते हुए कि जो जेल में उनके आ जाए वो करके दम लेते हैं फिर नुकसान की परवाह किए बगैर। आप ठीक कह रहे हैं, अल्लाह के फजलो करम से वहीं से शुरू करेंगे जहां खत्म किया था, और वहीं से दोबारा शुरू होगा जहां खत्म हुआ था। राइट। आमिर साहब, आपका सर क्या टेक है? लगता नहीं कि नवाज शरीफ साहब के मुतालिक किसी ने कहा था कि द टाइगर नेवर फॉरगेट्स इट्स स्पॉट्स, इट इज इन हिज नेचर। तो अभी अगर मामला फहमी कर भी लें तो फिर टकराएंगे तो सही कहीं ना कहीं, चाहे बाजवा साहब से टकरा जाएं, गलत टकराएं या सही टकराएं। कामरान साहब, जी सर। कामरान साहब, गलत या सही की बात नहीं है। नवाज शरीफ इस वक्त लीडर है
मकबूलियत और कबूलियत दोनों अलग होंगे। उसने यहाँ डिलीवर किया है। मुझे बताएं, अगर आप 16 महीने को गिनते हैं तो 3.25 साल और 9.5 साल केपी में कोई डिलीवरी पे पीटीआई का कोई बंदा बात करता है कि हमने क्या किया था? महंगाई आई है, शहबाज शरीफ की वजह से आई है। उसके अंदर आप नवाज शरीफ को डिस्क्रेडिट करते हैं, और करना चाहिए क्योंकि उनके भाई की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी साथ थी और पीएमएलएन का बड़ा शेयर था। लेकिन अगर कोई होप है तो वो नवाज शरीफ ही है ना, जिसने हर दौर में डिलीवर किया है। मुझे बताएं बाकी कौन मंसूबे बताता कौन सा है? यार ये भट्टी साहब को समझ नहीं आते, भट्टी साहब इतने मंसूबे हैं नवाज शरीफ साहब के, आप बदगुमान रहते हैं। उनकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं सर। मैं कहता हूं मोटरवे लगाया उन्होंने ऑरेंज ट्रेन चलाई, उन्होंने मेट्रो, मैं कह रहा हूं मैं अपनी, मुझे बात कर लेने देना। सर बताएं, हर दफा मेरी बात में उचक लेते हैं और बाकी सबको 6-6 मिनट बोलने का फुल स्टॉप के बगैर जाने देते हैं, सर बोले बगैर। तो मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर किसी ने डिलीवर किया है उसकी होप के साथ 21 को ही पता चलेगा। अगर वो कामयाब होते हैं, उनका जलसा कामयाब होता है, उनकी पार्टी एक मोमेंटम बना लेती है। अभी कितने दिन रह गए? 17-18 दिन रह गए। उन्होंने आना है, चलना है। एक इमरान खान है जो जेल में है, उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर किसी को रास्ता नहीं दिया। वो वहां बैठे हैं कि नहीं सिर्फ मैं हूं, मेरी पार्टी है, मैं खुद हूं, मेरे से बात करो। नहीं हो रही उनसे बात, उन्हें कोई डील के लिए नहीं जा रहा। यहाँ पे साबिक वजीर इत्तलात बहुत सारे लेके लोगों को फिर रहे हैं, कभी सदर के पास जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं। आप मुझे बता दें कितने बंदे मिल लिए हैं और कितनी डील ले लिया है। अभी कुछ नहीं होने जा रहा। साइफर कल से शुरू हो रहा है, कल उनको डेट मिल जाएगी फर्द जुर्म की। एक में वो 5 साल के लिए नाअहल हैं, दूसरे के अंदर उनके वकील बता रहे हैं उनको जब अडियाला शिफ्ट होने का फैसला हो गया तो इनको ख्याल आया कि हमने बड़ी गलती कर लिया, ये तो दोनों शाह महमूद और वो एक ही जेल में होंगे और ये फटाफट ट्रायल होगा। साइफर के अंदर ये 27 लोग आप जितने मर्जी गिन लें, उसके अंदर आजम खान का 164 का बयान है जिसके ऊपर जिरा होनी है और फैसला हो जाना है। बाकी उन्हें तो सिर्फ कागज और डायरी नंबर बताना है। बिल्कुल ठीक सर। आप मुझे बताएं, आज आप और हम जहां बैठे हैं वहां पाकिस्तान को जरूरत किस चीज की है? पाकिस्तान को जरूरत है सियासी और माशी इस्तेकाम की। उसके लिए तमाम मुल्क के लीडरों को आपको बिठाना होगा। बिल्कुल बिठाना तो होगा सर, ये तो बड़ा रस्मी जुमला हो गया यार आमिर भाई। लोगों को बिठाना होगा, आपको बैठेंगे, फाइज ईसा से, पता नहीं बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आपको रास्ता मिलेगा। बिल्कुल ठीक है जी। चीफ जस्टिस का वैसे काम नहीं है तो मैं तो कोई काम रोल देने को तैयार नहीं। आप खैर दे सकते हैं, आजाद आदमी। लेकिन यहाँ काम आर्मी का भी नहीं है ना। आप और हम जिसकी तरफ भागते हैं उनका भी काम नहीं है भाई। ये है तो फिर ना भागे उनकी तरफ। अब मैं क्या करूँ अगर आप और मैं भागते हैं तो? नहीं, मैं तो इसीलिए मैं नहीं ना भाग रहा। मैंने इसीलिए चीफ जस्टिस का नाम लिया कि आपने पाकिस्तान को वहां फंसाया जहां किसी के पास कोई रास्ता और हल रह नहीं। भाईजान बात ये है कि यहाँ पे एसर इकबाल साहब ने बताया, रास्ता निकालना है। शाहिद खाकान साहब पीएमएलएन ने बताया कि जी वो तहरीक लब्बैक वाले मान नहीं रहे थे, जब तक जनरल फैज का साइन नहीं होगा। आप सर पता नहीं किस दुनिया में बैठे हुए। पाकिस्तान है मेरे भाई, सऊदी अरब वाले भी नहीं मानते जब तक फौज नहीं होगी बीच में। तो मैं और आप क्या करें, भागना ही पड़ता है ना। जानते हुए कह रहा हूं हाँ मैं उस दुनिया तो को सर जानते हुए फिर दुनिया को चेंज करें ना, पहले खुद को चेंज करें फिर दुनिया चेंज होगी। न्याजी साहब यही कह रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, कह रहा हूं कि यहाँ पे रास्ता बनाएंगे आप। न्याजी साहब क्या आपसे गुफ्तगू करूं। अब मैं बस आखिरी पार्ट के आखिरी लम्हों की तरफ में आ गया, सेकंड लास्ट पार्ट की। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि ये तो कभी नहीं हो सकेगा ना कि यहाँ पर एक इतनी बड़ी मुफाहमत वाली डील हो जाए, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस सब बैठ के, जिसमें इमरान खान भी सब हो जाए। जी न्याय साहब। मेरा ख्याल है जी जाहिर है कि जब इतनी बड़ी बात होगी तो उसका आउटकम या जो एक नतीजा है वो भी बड़ा निकल सकता है। ये भी हो सकता है कि इमरान सर मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। आर्मी चीफ ने आज कौमी एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू की और उनकी एक बात को तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा। आप उनकी पॉलिसियों से एग्री करें ना करें, जिस तरह डॉलर वो नीचे लेके आए, जिस तरह डॉलर माफिया पे अटैक किया गया है, स्मगलिंग के ऊपर। मैं कहता हूँ काम तो सिविलियंस का था, लेकिन वर्दी वाले करें तो इसमें कसूर वर्दी वालों का नहीं, हमारा है। और ये शेर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। आर्मी चीफ ने जो कहा, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। अब ये हर एक पे आ सकता है जो ना समझे। ये मेरी तरफ से एक ब्रेक लूँगा जी। लो जी, कल तक दीजिए मुझे इजाज़त। और 21 तारीख को जो है नवाज शरीफ साहब आएंगे, देखते हैं फिर नून लीग क्या चार चांद चढ़ाती है। खुदा हाफिज़।